फार्म रिफॉर्म इन इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना के फार्म रिफॉर्म के साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया है। और देखो इस बारी काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, जो फार्मर की जो प्रोटेस्ट है, जैसे तो वैसे हर साल ही आता है इसके ऊपर, कभी ऐसे आ जाता है कभी क्या आ जाता है, इस बार थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस पर क्वेश्चन आने की। तो जैसे मैं बहुत बार ये बता चुका हूँ आपको कि आपने फिलहाल अभी इतना याद रखना है 2-3 बातें। जो प्रोटेस्ट की बात मैं कर रहा था कि कहाँ पे चेंज आ रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, APMC, MSP और लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद थोड़ा सा अगर हम डाटा देखते हैं तो डाटा में ये बोलता है कि जो सबसे मेन लड़ाई है वो MSP के ऊपर है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब गवर्नमेंट क्या करती है, FCI है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कुछ अनाज खरीदती है किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। अब यहाँ गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम आपको इतना कॉस्ट देंगे कि जो जिससे कि आपका जो प्रोड्यूस है वो बर्बाद ना हो जाए। अगर मार्केट में रेट गिर के 1000 रुपये आ जाए तो आप मार्केट में ना बेचो, आप किसके पास बेचो, MSP पे बेचोगे जो वहाँ पे 2000 होगा। तो किसान को एक एश्योरेंस मिल जाएगी कि जितना मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मुझे इतना पैसा मिलना ही मिलना है। तो अब सरकार ने खरीदा, FCI ने इसको स्टोर किया, जिसको MSP पे लिया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। और आगे जाके सरकार क्या करेगी, इस सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बेचेगी स्टेट गवर्नमेंट को, जिसको बोलते हैं हम क्या, सेंट्रली इशूड प्राइस। अब किसके पास आ गया, स्टेट के पास। और जितना MSP था उसमें भी कम बेच दिया गया, किसको, स्टेट को। तो उसके बाद स्टेट को थोड़ा सस्ता मिल गया। और एक अब बर्डन किसके ऊपर पड़ गया, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, सेंटर के ऊपर खर्चा पड़ रहा है। अब स्टेट गवर्नमेंट आगे किसको देगी, जो डिप होते हैं उनको दे देगी, जिसको बोलते हैं हम क्या, एंड प्राइस। एंड प्राइस के ऊपर डिपो को बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। यहाँ पे ये पहुँच जाता है सारा अनाज, फिर ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडाइज फूड। अब जो सब्सिडाइज फूड है वो किसको मिलता है, गरीब लोगों को। जैसे मान लो अंत्योदय अन्न योजना और मिड डे मील। तो इसमें क्या कर दिया, इस MSP ने 2 कैटेगरी को सिक्योर कर दिया। एक तो गरीब लोग, जिसको ये खरीदा हुआ सामान अल्टीमेटली पहुंच रहा है, जो हमारा बिल्कुल लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी है, जिनको ज़रूरत है उनको पहुंच गया ये। और दूसरा जो किसान लोग हैं, जो कभी इस नाम से डरते हैं कि हमारा जो प्रोड्यूस है वो कहीं सस्ते में ना बिक जाए और कहीं बिके ही नहीं। तो इस तरह से ये सब कुछ हो गया। तो ये आ गया MSP पे। अब ये होता कहाँ पे, ये APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमिटीज़। अब जो स्टेट है वो बंटी होगी रीजन वाइज APMC के अंदर। अब इन APMC में क्या होगा कि जितनी भी मंडियाँ होगी उसके अंदर, और वो सारी क्या करेगी, उसको एकदम से फ़ी देगी, है ना, और कुछ उनके चार्जेस होते हैं वो पे करेंगे, है ना। और बीच में ये आरती लोग आते हैं। एक और भी है यहाँ पे जो था, इसमें जो भी इनके अंदर फाइट हो जाए, जो परचेजर एंड बायर के अंदर है, तो उसके लिए क्या है, जिसको हम बोलते हैं रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो इस तरह से ये APMC और MSP का लिंक है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो ये MSP पे जो अनाज बिकता है वो इतना ज़्यादा नहीं है। वो ज़्यादातर क्या है, वीट और राइस ही है इसके अंदर में, जिसको हमने पहले पढ़ा था। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था, बहुत कुछ लोगों को इसका बेनिफिट मिला था, बहुत कम एरिया को उसको बेनिफिट मिला था। तो वो बहुत ज़्यादा 2 ही 3 क्रॉप्स थी सिर्फ। तो अब इसमें अगर क्रॉप भी देखें तो कितनी है, 6% क्रॉप है सिर्फ, बस करीब 6% क्रॉप्स ऐसी है जिसको MSP मिलता है। और ये है भी किसान, अमीर किसान है। तो इस तरह से ये MSP और ये। अब उसके बाद क्या है कि अब जो सरकार क्या चाहती है, यहाँ पे एक कमेटी बिठाई गई थी, इसमें 2 बात याद रखना, एक तो शांता कुमार कमेटी और एक यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे। और शांता कुमार कमेटी ने ये बात करी थी कि जो सरकार को अगर अपना घाटा कम करना है, अपने ऊपर खर्चा कम करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को,
तो शायद जो ये FCI का जो काम है ये कम कर देना चाहिए। और FCI क्या करती है, बहुत बड़े लेवल पे खरीदती है, स्टोर करती है, फिर आगे स्टेट को देती है। तो सर बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है, सरकार के ऊपर। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट को कम करना है तो कहीं ना कहीं हमें इस सब्सिडाइज फूड को भी कम करना पड़ेगा। तो ये शांता कुमार की रिकमेंडेशन थी। तो ये इससे बात पता चलती है कि अगर FCI के रोल को कम करेंगे तो कहीं ना कहीं MSP का असर पड़ जाएगा। MSP कम करनी पड़ेगी या कम क्रॉप्स में करनी पड़ेगी, या फिर इसके पैरेलली कुछ और तैयार करना पड़ेगा। अगर MSP पे है तो APMC की बात आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन भी आप इसमें याद रखना। और दूसरा इसमें आया था इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट जो आता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें भी ये बात बोली गई थी कि इस समय थोड़ा बाहर निकल जाना चाहिए। तो एक तरीका ये हो गया जी। अब उसके बाद एक था यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। अब इसमें क्या था कि बहुत सारे जो लोग हैं उसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, जो बायर होता है वो बहुत बड़े लेवल पर क्या कर देगा, होर्डिंग कर देगा। होर्डिंग और स्टोरेज में डिफरेंस है, स्टोरेज तो पॉजिटिव है और होर्डिंग क्या है, नेगेटिव है। अब जब इसने बड़े लेवल पर होर्डिंग कर दी तो कम कम सामान बाहर निकालेगा, और अगर बाहर उसके बाद अंदर तो ज़्यादा है, बाहर कम दे रहा है, तो बाहर मार्केट में क्या होगा, सप्लाई एंड डिमांड में मिसमैच हो जाएगा। डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जैसे हमने देखा कि भाई प्याज से रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टमाटर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो होर्डिंग की वजह से होता है। तो इस तरह सरकार क्या बोलती है कि कुछ कमोडिटी को हमें क्या रखना है, एसेंशियल कमोडिटी के अंदर, और जिनकी होर्डिंग बिल्कुल बैन कर दी, उसको लिमिटेड मात्रा में ही रख सकता है। तो अब ये इस तरह का है। और उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि बहुत सारा जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, कोई भी आएगा बाहर से खरीदने, वो पूरा एरिया का ठेका ले लेगा, समझ लीजिए, और उसमें एडवांस में पैसे दे देगा, और उस पूरे एरिया से वो उस अनाज को ले जाएगा, और अपनी मर्जी है उसकी, अब चाहे उसको स्टोर करे, चाहे वो एक्सपोर्ट करे, चाहे जिधर मर्जी करे। तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉस ये हो सकता है कि पता चले, जैसे मान लो हिमाचल में सारा सेब खरीद लिया गया किसी ने, कोई मान लो अदानी आया, उसने हिमाचल का पूरा सेब खरीद लिया और एडवांस में खरीद लिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा, और बाद में अपने हिसाब से उसको स्टोर कर दिया, और अपने हिसाब से उसको एक्सपोर्ट कर दिया, और अपने हिसाब से उसको किसी फैक्ट्री में लेके गया, और अब मार्केट में सेव नहीं होगा तो क्या होगा, अब हमें बाहर से लाना पड़ेगा सेव अपने देश के लिए। तो अब आम आदमी इसको नहीं खा पाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो अब एक तो आप ये एंगल समझिए। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि FCI का रोल क्या है, और जिसमें किसानों को MSP मिलती है, और बाद में वही चीज़ किसको मिलती है, सब्सिडाइज रेट में आगे गरीब लोगों को मिलती है, मान लो समझ लीजिए, और बीच में सारी कड़ी ये काम करिए। तो इसमें क्या होगा, अब ना कोई ज़्यादा होर्डिंग कर सकता, और जब जो बेचेगा अपना प्रोडक्ट, वो कहाँ बेचेगा, सिर्फ APMC में, और वहाँ पे क्या हो गया, आड़ती होगी, मंडियाँ होगी, और वो क्या करेगी, सरकार को फीस देंगे, और सरकार को जो फ़ी आएगी उससे सरकार का बेनिफिट हो जाएगा, और आगे जाके MSP में बेनिफिट मिलने वाले ये इतने सारे लोग हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी यहाँ पे अभी नहीं होती, क्योंकि अभी इससे भी क्या होता है, इससे भी होर्डिंग हो जाती है, इससे भी इन्फ्लेशन मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की एक नेगेटिव लिस्ट बना रखी है कि इन चीज़ों में आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो और इनमें नहीं कर सकते। और आगे जाके ये था इस APMC के अंदर कि अगर किसान और जो खरीदने वाला है उसके बीच में लड़ाई होगी तो वो केस कहाँ पे जाएगा, सिविल कोर्ट में। तो ये अभी तक यहाँ पे स्ट्रक्चर है। अब सरकार क्या कर रही है, होर्डिंग को अलाउ कर रही है, उसमें क्या जोड़ दिया, स्टोरेज हो सकती है। और APMC की जो मंडियां है उसके पैरेलली क्या कर दी, मार्केट को प्राइवेट कर दिया कि वहाँ कुछ प्राइवेट दुकानें भी खुलेगी, और वो भी वहाँ पे सामान खरीदना स्टार्ट करेगी। और उसके बाद जो MSP पे भी कोई बात नहीं हुई है। अब इसमें फ़र्क ये होगा, जो मंडी में सामान बिकेगा, जो मंडी में प्रोडक्ट बिकेगा उस पर MSP देना पड़ेगा, मंडियों में जो बिकेगा, पर जो मार्केट में बिकेगा इसमें MSP नहीं देना पड़ेगा। तो जो मार्केट है, जो प्राइवेट प्लेयर की होगी, वो MSP नहीं देंगे। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो भी काफ़ी हद तक क्या कर दी, अलाउ करने की बात कर दी। और जो यहाँ पे जो पहले केस सिविल कोर्ट में जाता था, और वो केस कहाँ पे जाएगा, वो STM ऑफिस के पास, जो STM होगा, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होगा, इसके पास होगा। तो यहाँ पे हो गई। तो अब यहाँ पे अगला सवाल है, अब किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसानों को क्या मुद्दा है इससे। अब किसान इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या है कि वो बोलते हैं कि चलो ये स्टोरेज का कंसेप्ट गलत है, अगर ज़्यादा होर्डिंग हो जाएगी तो आगे जाके इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ सकता है। चलो ये भी इनका इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और दूसरा, अब जो मार्केट है, मार्केट को जो तो मंडियाँ है उनको तो फ़ी देनी पड़ेगी, बट जो मार्केट है उसको फ़ी से एग्जम्प्ट कर दिया। अब ऑब्वियसली क्या होगा, अगर मार्केट को फ़ी से एग्जम्प्ट कर दिया तो लोग किसके पास जाएंगे ज़्यादा, मार्केट अपना जो प्राइवेट प्लेयर्स हो गए
वो उनको फ़ी नहीं देनी पड़ती है और इसलिए अपने रेट ऊपर नीचे कर देंगे, है ना, जिसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा किसके साथ, मंडी के साथ। तो अब इसलिए मार्केट का और मार्केट को क्या है, साथ में एमएसपी भी नहीं देना पड़ रहा है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ रही है, मार्केट को कुछ अलग अदर बेनिफिट मिल रहा है। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो अलाउ कर दी गई है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फार्मर्स आ जाएंगे, जो भी खरीदार आ जाएगा, मान लो अंबानी आ जाएगा, वो बहुत बड़े लेवल पर खरीद लेगा और अपने हिसाब से उसको रन करेगा। और उसके बाद जो ये ग्रीवेंसेस रिड्रेसल है वो कहाँ पे होने जा रहा है, अभी इसके बाद STM ऑफिस में होने जा रहा है। तो अब यहाँ तक हम समझ लें कि ये सारी चीज़ें हैं इस टाइम। अब अगर हम पर्टिकुलर मुद्दे पर आए कि किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि जितने भी मैं जो भी बात बता रहा हूँ कि ऐसा कोई बायसनेस के साथ नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं सिर्फ फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये बात बनती है कि जो अब किसानों की जो मेन फाइट है, जो किसानों की मेन फाइट है वो है किसको लेकर, MSP को लेकर, MSP को लेकर। तो अब MSP में क्या है, अब एक तो इसमें ये भी देखने को मिलता है कि जो किसान है जो इसमें प्रोटेस्ट में है, तो ये दिखता है कि सिर्फ 6% ही लोग क्या है जो जिसको बेनिफिट मिलता है MSP का वैसल में, और इतने ही वीट एंड राइस जाता है ज़्यादातर मंडियों में। अगर हम बात करें, अब देखो इंडिया में क्या है, ये सच्चाई है, कम से कम 40% तो जो किसान ऐसे हैं खेतों में जो काम करता है, जो लैंडलेस किसान है, जिनके पास लैंड है ही नहीं है। उसके बाद बहुत बड़ा जो चंक है किसानों का वो है जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है। अब ये जो कम से कम 70% तो यही मिलकर बन गया, 70-80% तो ये मिलकर बन गया। अब इन लोगों को ना तो ये मंडियों में पहुंचते हैं, ना ही इनको MSP पे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो व्हीट राइस नहीं है, वो कुछ और आइटम है। तो इनको ना MSP से बेनिफिट है, ना ही इनको मंडी से बेनिफिट है। और ये तो अपना प्रोड्यूस ऐसे कहीं लोकल मंडियों में बेच लेते हैं, है ना, कहीं सड़कों में बेच दिया, कहीं कहीं बेच दिया। तो इसका मतलब है कि इसमें तो यही लोग हैं। अब इसको भी अगर आप समझोगे, जैसे मैंने पिछले जो टॉपिक था उसमें हमने किया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर किसानों के बीच, पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए आया था, तो इनको इतना बेनिफिट हो गया, और साथ में इनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फ़ायदा हो रहा है इनको, और साथ में क्या मिल रहा है इनको, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आप समझिए कि इतने सारे लोग हैं, जितने भी लोग हैं, भले कम है ये सारे लोग इतने टाइम से MSP को इंजॉय कर रहे हैं, तो क्या ये ईजीली छोड़ देंगे इस चीज़ को? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इन लोगों को इजीली नहीं छोड़नी है चीज़। और अब अगर इनको लगता है अगर ये छूट गई तो अब देखो क्या हो जाएगा, मंडियाँ भी छूट जाएगी, आड़ती बहुत सारे हैं बैठे ऑलरेडी वहाँ पे, वो भी उसी कम्युनिटी से है और उनका प्रोड्यूस भी है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे ये लग रहा है कि जो ज़्यादा डर है यहाँ पे, शांता कोर कमेटी की जो रिकमेंडेशन है कि आने वाले टाइम में FCI का अपना काम कम कर देगी, तो ऑब्वियसली MSP पे शायद तो थोड़ा असर पड़ जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे भी यही बात हो रहा है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, और ऊपर से इस ये जो लैंड रिफॉर्म जो एक्ट है, जो एक्ट आ चुके हैं, और ये एक्ट सिर्फ उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस हिसाब से क्या है कि ये जो एक ग्रुप है ये इस टाइम डर गया हुआ इस टाइम। तो अब ये इनको जो मेन मुद्दा है, ये चाहते हैं कि अगर मंडिया को अलाउ किया भी जा रहा है तो वहाँ पे क्लियर कट MSP होनी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। अब मंडिया क्यों MSP करेगी? अच्छा, अब आप अगर इसका तीसरा एंगल समझोगे भी, जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि इंडिया का एक टारगेट है अपनी जो इकॉनमी हमारी उसको बनाना है 5 ट्रिलियन 2024 के करीब तक 500 ट्रिलियन हमने अपने क्या करना है, इकॉनमी को बनाना है। अब उस ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। और देखो, जब भी हमें कुछ बड़ा काम करना है तो सबसे पहले हमारा जो सेक्टर है इंडिया में, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। भले उसकी ग्रोथ हो सकती है पॉजिटिव, बट वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। अब उसके पास ऑलरेडी 60% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, और वो 60% GDP में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 18%। तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो वैसे ही बाहर है, मतलब 60 लोग मिल के सिर्फ 18 रुपये दे रहे हैं देश के लिए। और उधर जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर उसमें लोग ही कम है। वो कम से कम 20-22% जो लोग हैं जो सर्विस सेक्टर में, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, या टूरिज़्म में है, या बैंकिंग में है,
तो जो इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं 20-22% जो लोग हैं दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 55%। तो अब सवाल ये है कि अब इस 60% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है, जो लैंडलेस लेबर है ठीक है, और जिनके पास एग्रीकल्चर में काम करे पर लैंड नहीं है, अगर लैंड है तो कम है ना, तो वो उस तरह जिसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उतना भी नहीं कमा पा रहे जितने इनकी रोटी के लिए पूरा हो जाए। तो अब ये जो पॉपुलेशन है ये कहाँ अकोमोडेट हो सकती है? ये पॉपुलेशन अब एक जगह अकोमोडेट हो सकती है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो और इंडिया की जो इंडस्ट्रियल जो कंडीशन है वो भी नहीं अच्छी है। तो इसके लिए इंडिया ने बहुत सारे ऑलरेडी प्रोग्राम चला रखे हैं, मेक इन इंडिया है, स्टैंड अप प्रोग्राम है ना, और इस तरह से बड़े सारे प्रोग्राम हैं। तो हमें अपनी जो सबसे बड़ी जो चीज़ है इस पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इंडस्ट्री की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। अब इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग तब पॉसिबल है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, अब ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बहुत लंबे टाइम से चला हुआ है इसके ऊपर बात कि हमने इसको इतना सही कर देना है कि इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाए। तो बेसिकली किसको जोड़ने की बात करी यहाँ पे? जो लैंडलेस फार्मर है शायद उसके साथ जुड़ जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसके साथ जुड़ जाए, है ना। तो अब अगर हमें इस तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बनानी है तो इंडस्ट्री में ऑब्वियसली कौन लोग आएंगे? जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट है। और वो इंडस्ट्रियलिस्ट जब आते हैं काम करने, वो एक चीज़ ज़रूर देखते हैं जिसको बोलते हैं हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर वो उस बिज़नेस में आ रहे हैं तो उनको कितना इजी लग रहा है वहाँ पे काम करना। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे पहले क्या होती है? उनको इजीली लैंड मिल रही है वहाँ पे काम करने के लिए, उनको इजीली लाइसेंस मिल रहा है, उनको इजीली एनओसी मिल रही है, वहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल रही है उनको, है ना। तो उनको जितने भी कागजी कार्रवाई है, लैंड वगैरह जो भी है, वो कितनी ईजी है वहाँ पे, तो उसको बोलेगा हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अब उसके बाद क्या होता है? अगला जो स्टेप है इंडस्ट्रीज के बाद, उसके बाद दो तरह की अप्रोच होती है। एक होती है फ्रंट अप्रोच, एक होती है बैक अप्रोच। फ्रंट में क्या चाहता है? जहाँ पे वो इंडस्ट्री लगा रहा है, उस इंडस्ट्री लगाने के लिए उसके पास क्या रिक्वायर्ड जो रिसोर्सेज है वो उसके पास अवेलेबल है, वो इजीली उस तक पहुँच पाता है। अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है तो उसके बाद ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है वो चाहिए। अब अगली चीज़ वो देखता है कि मेरे पास वो चीज़ें मिल रही है, और उसके बाद जो उसकी बैकएंड देखता है ये कि अगर मैंने कुछ प्रोड्यूस किया उसके लिए मेरे पास क्या मार्केट है, मैं बेच पाऊँगा उस चीज़ को। तो अब उसके पास पहले उसको सारी क्लियरेंस मिल गई, लैंड मिल गई, ये मिल गया, सब कुछ मिला है। उसके बाद अगला क्या होगा कि आप आके यहाँ पे अपना बिजनेस करो और आपको ये सारा सामान भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर हिमाचल में अभी एक इन्वेस्टर मीट्स हुई थी धर्मशाला में, तो अब उसमें भी तो यही बात है ना। एक तो पहले ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हुई कि आप आओ जी, यहाँ इंडस्ट्री लगाओ, मैं आपको बिजली भी सस्ती में दे देंगे, लैंड भी एक्वायर करके दे देगी हिमाचल गवर्नमेंट। ये तो एक सेटअप हो गया। उसके बाद उन लोगों को क्या चाहिए? अगर कोई इंडस्ट्री लग रही है, मान लो चीज़ बनाने की इंडस्ट्री लग रही है, तो उसको क्या चाहिए वहाँ पे? सबसे पहले वहाँ से मिल्क मिलना चाहिए, है ना। और उसके बाद वहाँ से लेबर भी मिलनी चाहिए, है ना। तो और अगर उसके साथ साथ एक एप्पल की जूस की फैक्ट्री बनानी तो वहाँ से एप्पल मिलना चाहिए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट तभी आएगा ना वहाँ पे। अगर मान लो पता चले कि हमें सारा एप्पल भी MSP पे बिक रहा है, सारा मिल्क भी कहीं और बिक रहा है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों आएगा यहाँ पे? उसको तो नहीं आना यहाँ पे। उसके बाद अगर उसके पास आ गया वो, उसके बाद क्या चाहेगा वो कि जो मेरा जो चीज़ है और जो मैंने जूस बनाया है उसके लिए मार्केट होनी चाहिए। ऑब्वियसली मार्केट भी कौन प्रोवाइड करेगी? सरकार। वो बोलेगी कि आपके लिए लॉजिस्टिक है, यहाँ से आप ले जाओ अपना सामान, चंडीगढ़ पहुँचाओ, दिल्ली पहुँचाओ, ये सब कुछ। और कुछ गवर्नमेंट के जो टूरिज्म वाले जो होटल जाते हैं इसके बीच में, उसको बोलेगी आप यहाँ भी बिक जाएगा आपका। तो इसलिए अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगी। तो एक तरफ से हम क्या चाहते हैं कि अगर हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करना है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो होगा, वहाँ के लोकल लोगों को बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है। जैसे धर्मशाला मीट रखी गई थी, वो उसका मकसद ये था इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है। तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए हम बातों से तो नहीं कर सकते कि ये है, उनको वो चीज़ें देनी पड़ेगी। तो अब आप समझिए, अगर एग्रो इंडस्ट्री में अगर मान लो अंबानी आना चाहता है, तो अंबानी को सबसे पहले क्या चाहिए? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके बाद चाहिए उसको फ्रंट में उसको क्या मिल रहा है? तो सबसे पहले क्या चाहिए उसको? स्टोरेज, कि जो भी उसने सामान खरीदा उसको बड़े लेवल पर स्टोर कर दो। तो स्टोर तब करेगा जब उसके रास्ते से क्या हट जाएगा? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाला नहीं होगा, तो वो बड़े लेवल पर स्टोर करेगा। अब स्टोर उसके पास उसके पास कोल्ड स्टोरेज चेन होगी जो साल भर तक रखेगा, 2 साल भर तक रखेगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे अपना काम करना है।
उसके बाद क्या करेगा, वो खुद खरीदना चाहेगा, खरीद के कहाँ जाएगा, वो एमएसपी मंडियों के साथ अपनी अपनी पैरेलल में अपनी दुकान लगा लेगा, वहाँ पे खरीदना स्टार्ट करेगा। बट वो बोलेगा मैं तब खरीदूंगा, ना मैं सरकार को फीस दूंगा और ना ही मैं एमएसपी दूंगा। तो सरकार बोलेगी चलो जी ठीक है खरीद लो। अब उसके बाद क्या चाहिए उसको, अब वो जब भी खरीदना आएगा तो ऐसा छोटा मोटा तो वहाँ खरीदेगा मंडी में। अब वो चाहता है कि मैं एक पूरा एरिया ही ले लूँ। जैसा भी अब आप देखते हो पर हिमाचल के अंदर, और जो आई थिंक अमृत डेयरी वाले भी आ रखे हैं जो एप्पल खरीदते हैं वहाँ पे, अदानी के बड़े बड़े कोल्ड स्टोर है उन्होंने लगा रखे हैं वहाँ पे जो वो खरीदते हैं। और उसी तरह से शायद अंबानी वाले भी बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, हम एक पूरा एरिया ही खरीद लेंगे, तो शायद किसानों को बेनिफिट हो जाए उससे। तो अगला क्या चाहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना, और उसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा हो उसके लिए कुछ रिड्रेसल मैकेनिज्म होने चाहिए। तो ये बात है। तो अब आप देखना जो फार्मर की जो प्रोटेस्ट है वो कहीं इस पॉइंट पर रुकती है। तो मैंने 3 पार्ट बनाए इसके। सबसे पहले क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है अभी भी, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि हमारी कंट्री में माल नरिशमेंट, हंगर, पॉवर्टी भी ज़िंदा है, बहुत बड़े लेवल पर है। तो उसके लिए क्या है कि उन लोगों को हमें देना है सब्सिडाइज फूड, और ख़रीदने वाली कौन होनी चाहिए, कोई सरकारी एजेंसी। ठीक है जी। अगर इसको हम ज़्यादातर देते रहे तो एक तो स्पून फीडिंग होगी कि हम खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, और अल्टीमेटली खर्चा किसके ऊपर पड़ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, जिसको क्या बोलते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। और वो फिस्कल डेफिसिट पूरा कहाँ से हो रहा है, या तो लोन लेके हो रहा है, कहीं और से हो रहा है, या तो हमारे टैक्स से हो रहा है। तो अगर इसको क्या बोलेगा, हम इसको रैशनलाइज कर दो जी, कब तक करते रहेंगे इस चीज़ को। अच्छा, दूसरी चीज़ है, इसको चैनलाइज करने के लिए सरकार ने लोगों को बचाने के लिए सारा कर रखा है। एसेंशियल कम्युनिटी हो गई, एपीएमसी हो गई, एमएसपी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये रिड्रेसल हो गया। तो यहाँ पे अब दूसरी तरफ सरकार को क्या बनना है, एक हमें डेवलप कंट्री बनना है, और साथ साथ हमें अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाना है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, इंडस्ट्री लगानी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है ना, और अपने लोगों को एकोमोडेट करना है कि जॉब में, एग्रीकल्चर में जो वो फंसे पड़े हैं जो लोग 60% लोग, जो सिर्फ 18% लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको ऊपर लेके कहाँ के लेके आना है कि ताकि वो कुछ करना स्टार्ट कर दे। तो इसके लिए फिर हमें क्या लाना पड़ेगा, चेंज। अब वो चेंज किस लेवल पर जाता है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अब जो फार्मर्स है वो कहीं इस तरफ से टिके हुए हैं। तो जिस तरफ से लग रही है अभी सरकार का रवैया, शायद ये भी ऐसा ही हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ जो मैं अभी करवा रहा हूँ, तो ये आगे जाएगा किसके साथ, जिसमें कंपैरिजन करा है कि कहाँ गलती कर रहा है इंडिया। फिर देखो अल्टीमेटली तो चाहते तो हम यही चाहते हैं हम कि इकॉनमी बहुत बड़ी, ग्रोथ बहुत बड़ी बढ़ जाए, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी बढ़े, ट्रेड बढ़े, सब कुछ बढ़ जाए इंडिया का, और इंडिया 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाए, और शायद इससे बाहर निकल जाए जिसमें मैं एक स्पून फीडिंग कर रहे हैं अभी तक, है ना। तो अब सवाल ये है कि जिसमें कंपैरिजन किया है तो इंडिया की गलती कहाँ पे है फिर, है ना। मैं यहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट है फार्म रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड चाइना। तो इस तरह के रिफॉर्म्स चाइना में भी आए हुए हैं, और वैसे हम इंडिया की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जब भी कोई इतने बड़े लेवल पर रिफॉर्म आता है या कोई चेंज आता है तो उसको लोग प्रोटेस्ट करते ही है, प्रोटेस्ट होना ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सरकार को थोड़ी क्या क्या करना चाहिए था, उस पर कंपेरिजन किया चाइना के साथ। फार्म रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड, अब यहाँ पे कंपेरिजन करते किसके साथ, चाइना के साथ। तो अब यहाँ बताया गया है कि चाइना ने ऐसे कौन से काम किए हैं जो इंडिया को भी करने चाहिए थे। तो सबसे पहले है व्हाट आर द रीज़न फॉर फार्मर प्रोटेस्ट इन इंडिया। इसमें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म बताया गया जो आर्टिकल है। रीज़न मैंने बता दिया है कि फार्मर्स क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा है कुड थिंग हैव बीन डिफरेंट, क्या चीज़ें अलग से हो सकती थी। तो अगर हो सकती थी तो हम कहाँ के एग्जांपल ले गए, चाइना का। हाउ डिड इट हेल्प दैट रिफॉर्म इन चाइना स्टार्टेड विद द फार्म सेक्टर। अब चाइना में क्या हुआ, जो रिफॉर्म्स आए बेसिकली वो उन्होंने इंडस्ट्री में नहीं लाए, उन्होंने फार्म सेक्टर के अंदर ही रिफॉर्म लाए। अब कहने का मतलब ये है कि इंडिया में क्या हो रहा है, अब हम चाहते हैं कि अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करना, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, और उसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एक होगी। पर उसके अंदर अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसके अंदर चाइना में क्या किया, उन्होंने किसानों को ही इन्वॉल्व किया कि तुम ही बनाओ। अब इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री तो लग रही है एग्रीकल्चर के दम पर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बात कर रहे हैं हम, उनसे जो लिया जाएगा प्रोडक्ट, और बट इसमें किसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो चाइना की सबसे पहली जो नीति थी वो ये थी कि हम अगर एग्रेरियन रिफॉर्म लेके आ रहे हैं और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें किसको हम इन्वॉल्व करेंगे, जो खुद ही किसान है, इनको इन्वॉल्व कर देगा इसमें।
अब इंडिया में क्या है, चेंजेस आ रहे हैं और किसान थोड़ा यहाँ पे बाहर हो रहा है और अंदर किसको लेके आ रहा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब देखो जो किसान है यहाँ पे जुड़े हुए, वो अपना प्रोडक्ट किसको देते हैं, एपीएमसी को, एपीएमसी को दे रहे हैं। अब एपीएम के साथ क्या लेके आए, मार्केट, जो पैरेलल जो शॉप्स खुलेगी, और वो किसकी है, इंडस्ट्रियलिस्ट की। तो इस तरह से है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसमें एक टर्म और लिखी है इसमें, तो हमें बेटर क्या है, हमें क्या करना चाहिए, रूरल नॉन फार्म प्रोड्यूस, रूरल नॉन फार्म प्रोडक्ट्स, इनको प्रमोट करने की बात की गई है जो चाइना में हुआ है। तो रूरल नॉन फार्म प्रोडक्ट में क्या होगा, अब देखो फार्मर पैदा करता है गेहूँ, और गेहूँ की आगे जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो वो बनेगा ब्रेड। तो अब ब्रेड बनाने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि किसी अंबानी अदानी को बुलाओ कि उनको बोलो कि अपनी फैक्ट्री लगाओ और बड़े लेवल पर ब्रेड बनाना स्टार्ट कर दो। एक ऑप्शन में ये है कि गांव के जो लोग हैं उनके ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ और उनको ही सब्सिडाइज रेट पर वो बेसिक मशीनरी प्रोवाइड करो, वो स्टोरेज हो गई और भी कुछ जो भी चीज़ है उनको प्रोवाइड करो, उनको बोलो कि तुम ही ब्रेड बनाना स्टार्ट करो और लोकल मार्केट में जाना स्टार्ट कर दो। तो अब इसमें क्या हो गया, धीरे धीरे जो किसान थे उनको इस बात की वैल्यू पता लग गई कि अगर हम ज़्यादा देर तक वीट ही पैदा करते रह गए तो उसका हमें बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं मिलता। अगर हम वीट से, इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन चेन, कि जब हम उस फूड में, जब उस क्रॉप में वैल्यू एडिशन कर देते हैं तो उसकी जो अहमियत है वो बढ़ती जाती है। अब पहले हमने वीट पैदा किया, वीट की हमने बना दी ब्रेड, और ब्रेड को हमने बना दिया इस तरह से कि इस तरह से कोल्ड स्टोरेज कर दी कि उसको, उसमें अगली वैल्यू ये ऐड कर दी कि वो 10 दिन तक भी टिकी रह सकती है। और उसके बाद उसी ब्रेड के ऊपर हमने लगा दिया, चीज़ लगा दिया, उसको 20 दिन की कैपेसिटी और बढ़ा दी। तो अब हो क्या रहा है, धीरे धीरे उसकी क्या हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रही है। अब जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होती रहेगी वैसे वैसे किसानों को उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि उन किसानों को आप इतना मोटिवेट कर दो कि आप खुद करें ये काम, और अपनी जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है उनका कुछ, उसके ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन करना स्टार्ट कर दे, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और छोटी छोटी जो कॉटेज लेवल की इंडस्ट्री बना दो। अब जब ये पूरा एक रेडी हो जाएगा उस चीज़ के लिए कि हाँ ये बहुत बढ़िया चीज़ है, उनके अंदर एक कल्चर डेवलप हो जाएगा इस तरह का, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में कहाँ जाओ आप, जिसमें बोला गया इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। फिर क्या कर दो, जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस, जैसे हमारी कंट्री में सबसे पहला इंस्टीट्यूशन क्या है इसको लेकर, एपीएमसी। अब जाके फिर उसमें चेंज ले आओ। अब शायद अब लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि उनको आदत सी हो गई है कि वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। जब लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया, इंस्टीट्यूशनल चेंज हो गए, अब उसके बाद क्या कर दो, आप बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वहाँ पे लैंड करा दो कि अब आप आओ यहाँ पे इन्वेस्ट करो। अब इसके बाद क्या होगा, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे हिमाचल में ऐसा हो जाए कि छोटे छोटे जो किसान हैं जो अपना एप्पल प्रोड्यूस करते हैं, तो वहीं पे मान लो वो अपना कोई छोटी सी एप्पल जैम बनाने की फैक्ट्री लगी है, कहीं पे एप्पल जूस बनाने की फैक्ट्री लगी है, कहीं पे छोटी सी उस तरह से वाइन बनाने की है, तो लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं उस चीज़ के साथ, ऑलरेडी वो जुड़े हुए हैं। तो अब दोनों ने बैलेंस करना सीख दिया कि फार्म के साथ अपना एग्रो जो प्रोसेसिंग के साथ है। अब उसके बाद अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर वहाँ पे आ भी जाता है तो उसके साथ तो इजीली कनेक्ट कर जाएंगे वो, उनको पता है कि हमारे पास इतना स्टोरेज नहीं होगा, इसलिए हमें दूसरे बड़े इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा, हमारे पास इतना लॉजिस्टिक नहीं होगा, हम इतना आगे सामान पहुंचा नहीं पाओगे, तो वैसे वैसे वहाँ पे कल्चर डेवलप हो जाएगा। इसलिए चाइना में क्या हुआ, तो पहले क्या ले इन्होंने फार्म रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस कैसे किया, यहाँ पे उन्होंने नॉन फार्म प्रोडक्ट के साथ, फिर उसके बाद क्या लेके आए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, उसके बाद क्या आई, मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी बड़ी कंपनियाँ फिर से आ गई, और उसके बाद उन्होंने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, अपना एक्सपोर्ट। तो इस तरह से इन्होंने बता रखा है कि चाइना में इसको कैसे शुरू किया है। अब इंडिया में दिक्कत ये है कि इंडिया में शायद ये इस तरह से भी हो रहा है, एकदम से ही हो रहा है ये सब कुछ। एमएसपी को भी अब देखो किसानों को इसके बेनिफिट दिखे ना दिखे, बट उनको जो इमीडिएटली दिख रहा है ना कि हमारी जो एपीएमसी भी ये भी खतरे में बढ़ जाएगी, एमएसपी भी नहीं मिलेगा, और अदानी और अंबानी आने स्टार्ट हो जाएंगे, हिंदुस्तान बिक जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये माहौल है। तो यहाँ पे यही तरीके है, एक तो तरीका यह था कि चाइना के मॉडल पे आ जाओ, और दूसरा तरीका फिर वही है जो सरकार कर रही है, और अब कब तक चलता है, तो प्रोटेस्ट चलता रहेगा और कंट्री को ये सफ़र करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे इससे चाइना के साथ कंपेरिजन कर दिया। तो यहीं पे एंड, थैंक यू।